गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। जो यूटिलिटी के दो कॉर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और रेवल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उस लॉ ऑफ डिमांड में हमारे सामने दो क्वेश्चन क्रिएट हो गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो गए थे? एक तो क्वेश्चन दोस्तों क्रिएट हो गया था, एक तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि जो कोई भी कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्यों करता है। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कंज्यूमर जो है वो गुड्स सर्विसेज की डिमांड क्यों करता है। ठीक है ना, कोई भी कंज्यूमर क्यों करता है। दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हुआ था दोस्तों हमारे सामने कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर जो विवेकशील उपभोक्ता है वो अपनी इनकम को किस प्रकार से खर्च करे कि जिससे उसको वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। यानी कि कोई भी उपभोक्ता अगर अपना पैसा वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च कर रहा है, अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, किस प्रकार से वो खर्च करे। तो ये दो जनरल जो मेजर क्वेश्चन क्रिएट हुए थे, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन के विषय में हमारे सामने तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहला होता है दोस्तों कॉर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सेकेंडली कौन सा होता है दोस्तों? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होता है? रेवेल्ड प्रेफरेंस। ठीक है ना, रेवेल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। ये तीन तरह के जो है हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। आज हम बेसिक बात करेंगे दोस्तों किसकी? कॉर्डिनल यूटिलिटी की। किसकी बात करेंगे? कॉर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या? गणनावाचक उपयोगिता बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, गणनावाचक उपयोगिता। जैसे इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव बात कर रहा है, यानी नंबर्स के रूप में 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है ना, यानी हम यूटिलिटी को नंबर के रूप में माप सकते हैं। वो क्या होता है? कॉर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है। ठीक है, चलो उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों। जो कॉर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उनके अंदर सबसे पहले जो है कौन था? वालरस। ठीक है, उसके बाद में जेवेंस, उसके बाद में मेंजर। ठीक है ना, उसके बाद में ड्यूपिट। ये सारे जो इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों, ये कौन थे? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ये सबसे पहले जो है यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके आए थे। कौन से यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को? कॉर्डिनल यूटिलिटी को। यानी कि जो उपयोगिता होती है उसको हम जो है नंबर्स में माप सकते हैं। इन सब लोगों ने ये बात बोली थी। ठीक है ना, इन सब लोगों के बाद में भी दोस्तों दो नाम और आते हैं हमारे पास। कौन से? मार्शल डॉक्टर।
डॉक्टर मार्शल और पिगू, इन दो इकोनॉमिस्ट ने दोस्तों इस एनालिसिस को आगे विस्तृत रूप से जो है डेवलप किया। ठीक है, इसके विषय में थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। ये काम तो हुआ था दोस्तों 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और ये काम हुआ था 20वीं सदी के अंदर। ये 19वीं सदी में हुआ और ये 20वीं सदी में हुआ। ठीक है, 19वीं सदी के अंदर दोस्तों एक नाम आता है 1854 के अंदर गोसेन बोलते हैं इनको, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1854 के अंदर कॉर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात की। ठीक है ना, इस सिद्धांत को इन्होंने दिया, अपने व्यू दिए इन्होंने। ठीक है ना, और जो ये 1854 के अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कॉर्डिनल यूटिलिटी का, इसको जो है गोसेन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है, गोसेन का प्रथम नियम बोला जाता है इसको। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। ओके, क्या किसको? गोसेन का प्रथम लॉ इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों गोसेन का ये प्रथम जो नियम है, ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था दोस्तों किसने? मार्शल ने। इसलिए उनको बोला जाता है कि 20वीं सदी में इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को डेवलप किया था आगे। ठीक है ना, तो इस थ्योरी का नाम किसने दिया? मार्शल ने दिया, और ये गोसेन का प्रथम नियम बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों यहाँ से, इतनी जो बातें की है ना, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बात हुई। इसके बाद में दोस्तों जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल को लीटर में मापते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा कपड़े को मीटर में मापते हैं, जो चीनी है, गुड़ है, इन सब चीज़ों को हम क्या है, किलोग्राम के रूप में मापते हैं। तो हमारे पास हर एक चीज़ को मापने की एक इकाई होती है ना। ठीक है ना, इसी प्रकार एक इकोनॉमिस्ट थे, कौन से? फिशर। उन्होंने क्या दिया दोस्तों, इस गणनावाचक उपयोगिता का एक मेजरमेंट दिया। क्या दिया? एक जो मेजरमेंट की इकाई उन्होंने दी, जिसको बोलते हैं यूटिल। ठीक है, मान लो मैं एप्पल लेके आता हूँ मार्केट से, मैंने उस एप्पल को खा लिया। अब मैं कोई और चीज़, जैसे अमरूद लेके आया मार्केट से, मैंने उसको भी खा लिया। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि मेरे को एप्पल से जो है वो क्या मिला, 7 यूटिल, इतनी उपयोगिता मिली। ठीक है, विद कंपैरिजन किसके साथ? कंपैरिजन अमरूद के साथ, कि अमरूद से मुझे कितनी जो है उपयोगिता मिली, वो मैं लिख दूंगा कि 4 यूटिल, यानी एक इकाई हमारे को मिल गई नंबर्स के रूप में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी की। ठीक है, यूटिलिटी की एक होती है यूटिलिटी, एक होती है उपयोगिता, और एक होती है सेटिस्फैक्शन, एक होती है संतुष्टि। उपयोगिता और संतुष्टि के अंदर दोस्तों वैसे तो आम भाषा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एज ए इकोनॉमी स्टूडेंट हमारे को इसके अंदर डिफरेंस करना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, उपयोगिता क्या होती है दोस्तों? हर एक वस्तु के अंदर उपयोगिता होती है, यानी कोई भी गुड्स और सर्विसेज को आप उठा के देख लो, उनका उपभोग हम इसी कारण से करते हैं क्योंकि उनके अंदर उपयोगिता पाई जाती है, कि कोई ना कोई गुण है। किसी भी वस्तु और सेवा के अंदर पाया जाने वाला वो गुण और वो शक्ति जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या होती है? उपयोगिता होती है दोस्तों। ठीक है, उपयोगिता का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तब हम कहेंगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, जैसे मैंने कार लेनी है तो मैं कार के बारे में अगर सोच रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए उपयोगी है। जैसे मेरे को बर्गर खाना है, मैं बर्गर के बारे में सोच रहा हूँ कि यार मेरे को खाना चाहिए, ठीक है ना, तो तब वो क्या है, मेरे लिए उपयोगी है। और जब मैं उसको कंज्यूम कर लूँगा तब वो क्या बन जाएगा? सेटिस्फैक्शन बन जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, उसको संतुष्टि बोलते हैं। तो जो सेटिस्फैक्शन और जो यूटिलिटी है, उन दोनों चीज़ों के बीच में ये डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू हिब्डन एक डेफिनेशन दी है, इसकी क्या दी है कि यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड, कि यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी एक गुणवत्ता है। ठीक है ना, यूटिलिटी इज़ ए क्वालिटी ऑफ ए गुड्स, यानी यूटिलिटी जो है एक गुड्स की क्वालिटी को बताती है
जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। ओके, जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, उपयोगिता होती है। यानी किसी वस्तु के अंदर कितनी पावर है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी। क्लियर। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फीचर ऑफ यूटिलिटी। इसके बारे में बात करते हैं, फीचर ऑफ यूटिलिटी। विशेषता क्या है उपयोगिता विश्लेषण की, विशेषता क्या है, फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है दोस्तों, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। क्या होती है यूटिलिटी इज, इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, हमारे मन से, हमारे दिमाग से, हमारी आत्मिक संतुष्टि से संबंध होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है, एक भावगत तत्व होता है। ठीक है, जो क्या करता है, मनुष्य की मानसिक संतुष्टि को प्रकट करता है। ठीक है ना, कि मुझे किसी चीज़ का उपभोग करके कितनी संतुष्टि मिल रही है। ठीक है ना, और ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, हर एक चीज़ की अलग अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति पानी पीकर भी सेटिस्फाई हो जाता है, कोई व्यक्ति जो है अमृत पीकर भी सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है ना, उपयोगिता तो दोनों चीज़ों के अंदर होती है ना, चाहे वो चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो। जैसे शराब है और पानी है और दूध है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति दूध पीता है, उसको दूध ज़्यादा संतुष्ट करता है, उसको दूध से जो है यूटिलिटी मिल रही है। कोई व्यक्ति अगर शराबी है, शराब पीता है, नशा करता है, तो उसको उस चीज़ से यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है ना, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये हमारी संतुष्टि होती है। ठीक है, हमारी संतुष्टि से डिपेंड करती है ये चीज़। ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव फैक्टर, भावगत तत्व होता है ये, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यानी दोस्तों जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी इज रिलेटिव यानी सापेक्षिक है। सापेक्षिकता का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि ये जो यूटिलिटी होती है ये हमेशा समान नहीं रहती। किसी भी चीज़ की यूटिलिटी जो होती है, जैसे एसी की लगा लीजिए, एसी की यूटिलिटी कब है, एक पर्टिकुलर मौसम के अंदर है, गर्मी के अंदर है, सर्दी में हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार जो यूटिलिटी होती है वो समान नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूज़फुल। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि यूटिलिटी हमेशा ही लाभकारी होती है, प्रॉफिटेबल होती है सबके लिए, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि बुरी चीज़ों में भी यूटिलिटी होती है, और उन चीज़ों का कंजम्पशन करने वाले लोगों के लिए भी वो उपयोगी होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया मिल्क और ड्रिंक का, ठीक है ना, वाइन का मैंने जो एग्जांपल लिया था अभी, कि शराब और दूध। शराब क्या है, सामाजिक रूप से जो है, जो शराब है सामाजिक रूप से क्या है, उसको एक बुराई मानते हैं कि शराब जो पीता है वो गंदा व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, उसको बुरी नज़र से देखते हैं लोग। ठीक है ना, तो उस शराबी को तो उस शराब से ही यूटिलिटी मिल रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी का कोई ऐसा फंडा नहीं होता कि वो हमेशा ही अच्छी चीज़ों में मिलेगी। ठीक है ना, बुरी चीज़ों में भी मिल सकती है। वो कंजम्पशन करने वाले लोगों पे डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार की जो चीज़ है वो पसंद है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी। यानी जो उपयोगिता होती है वो नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता उसका। ठीक है ना, मॉरलिटी नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि अच्छी बुरी चीज़ों से उसका कोई संबंध नहीं होता। यूटिलिटी हर एक चीज़ के अंदर होती है। ठीक है, जैसे एक समाज की दृष्टि से देखें तो जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू है ना, शराब, ये सारे जितनी चीज़ें हैं ये बुरी चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन यूटिलिटी तो उन लोगों को जो इनका कंज्यूम करते हैं मिलती है उनको। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीने वाला है तो उसको सिगरेट से यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है ना, वो उसमें उपयोगिता को ढूंढेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बर्गर खाने में यूटिलिटी ढूंढ रहा है तो उसको वहाँ से मिल जाएगी। यानी हर एक व्यक्ति के अंदर एक पावर होती है व्यक्ति की वांट को सेटिस्फाई करने की। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति की वांट क्या है। ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अजम्पशन की। अजम्पशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है रैशनल कंज्यूमर।
यानी ये थ्योरी जो है, ये कार्डिनल यूटिलिटी जो एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इन अजम्पशन के ऊपर। इन अजम्पशन से बाहर अगर इनको हम तोड़ देते हैं, इस चक्कर को तोड़ देते हैं, इस लिमिट को लांघ जाते हैं, तो ये थ्योरी जो है फेल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर क्या है अजम्पशन, मान्यता क्या है कि ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक मान्यता ली थी। क्या ली थी? सबसे पहला है रैशनल कंज्यूमर, यानी कि जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है। विवेकशील होता है, विवेकशील होने का मतलब कि वो कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। क्लियर? फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। यहाँ जो यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो कार्डिनल है। कार्डिनल का मतलब कि जिसको हम नंबर्स में माप सके, 1 2 3 4 संख्यात्मक रूप से जिसको हम माप सके। ठीक है, वो होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यानी कि जो यूटिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के ऊपर कोई निर्भर नहीं करती, उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता। एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के बीच के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। मुद्रा जो है दोस्तों वो किसी वस्तु की उपयोगिता को मापने के लिए काम करती है। मनी का यूज हम क्यों करते हैं कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता, किसी भी वस्तु की यूटिलिटी को मापने के लिए हम मनी का यूज़ कर रहे हैं। तो मनी की जो खुद की यूटिलिटी है वो अगर कांस्टेंट रहेगी तो ही हमें आइडियल रिजल्ट मिल पाएंगे। इसलिए मनी की जो यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट मानी गई है। मनी की जो सीमांत उपयोगिता है वो कांस्टेंट है मानी गई है। फिर इसके बाद में है डिविजिबिलिटी, यानी कि एक प्रोडक्ट को हम, एक कमोडिटी को हम अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे भागों के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे जो है एक ही रोटी खाना पसंद है, मैं एक ही रोटी खाता हूँ। ठीक है ना, तो फिर मेरे ऊपर ये लॉ कैसे लागू होगा? ये लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं तो प्रत्येक अगली यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारे लिए कम होती जाती है। तो अगर रोटी ही एक है, हमारे को खानी ही एक है, तो क्या तो सेटिस्फैक्शन कम होगी, क्या बढ़ेगी? ठीक है ना, हम एक रोटी खा के खड़े हो जाएंगे, बस बात खत्म। इसलिए क्या है, यूटिलिटी को पता करने के लिए, मेजर करने के लिए, इस लॉ का पता करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस रोटी को अलग अलग बाइट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। यानी पहली बाइट खाई उससे कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरी बाइट खाई उससे थोड़ी कम यूटिलिटी मिली, तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई, यानी कि एक रोटी की 10 बाइट बनाई हमने। जब हम लास्ट बाइट का यूज कर रहे हैं तब क्या है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके हैं। ओके, तो ये बात है कि यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी होती है प्रोडक्ट के अंदर। हम प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो डिमिनिशिंग घटती सीमांत उपयोगिता। ठीक है ना, जैसे जैसे हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करते जाएंगे हमें उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो लगातार घटती जाएगी। ओके, तब ये लॉ जो है लागू होता है। ये सारी अजम्पशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये लॉ जो है वो लागू होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी होती कितने प्रकार की है। सबसे पहले दोस्तों इसमें एसेंशियल या इनिशियल, जिसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे आइसक्रीम कप है, जैसे ये पहला जब कप मैंने उपयोग में किया, मैंने इसका उपभोग किया तो मुझे जो है यूटिलिटी ज़्यादा मिली, दूसरा किया तो थोड़ी कम हो गई, तीसरा इसका किया तो कम हो गई, इस तरीके से जो है कम होती जाती है। तो इनिशियल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि इस आइसक्रीम के कप की जो पहली यूनिट है, यानी ये वाली यूनिट, इससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, ये क्या होती है, इनिशियल यूटिलिटी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिफरेंट यूनिट से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली उनका हम टोटल कर लेंगे। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, आइसक्रीम के 3 कप का हमने यूज़ किया, एक कप से मिलने वाली यूटिलिटी मान लो 10 यूटिल है, ये यहाँ पर 8 यूटिल है और ये यहाँ पर 3 यूटिल है। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। यानी कि
टोटल यूटिलिटी क्या होती है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये होती है, क्या होती है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है, किसके ऊपर, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों बातें सेम ही है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी की। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर जो भी चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये चेंज को शो करती है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, TUN-1, ये फॉर्मूला होता है, ओके, ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो 3 तरह की होती है। आगे मार्जिनल यूटिलिटी कितने तरह की होती है, 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव होती है जब किसी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव कब होती है, पॉजिटिव होती है जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से हमारी कुल उपयोगिता अगर बढ़ जाती है, टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कब होती है, कि किसी भी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने से हमारी उपयोगिता के अंदर कोई चेंज नहीं आया, हमारी यूटिलिटी के अंदर क्या है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव की, यानी किसी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने से अगर टोटल यूटिलिटी घट जाती है, जैसे मान लो टोटल यूटिलिटी पहले जो क्या थी 10 थी, अब हमने एक और यूनिट का कंजम्पशन कर लिया तो ये क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना, यानी कि कम हो गई, तब हम कहेंगे कि ये क्या होती है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी या ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ओके, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कॉन्सेप्ट अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।